अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, मैं हूँ आपकी होस्ट मनी पास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। और जनाब, रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने दिन का आगाज़ किसी अच्छी बात के साथ करते हैं। और आज भी एक ऐसा ही पैगाम है, एक ऐसी ही नसीहत है जो आपको करनी है। और वैसे भी सफाई हम सबको पसंद होती है, और वैसे भी कहा जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और ये वो जुमला है जो हम सब ने ना ज़िंदगी में इतनी बार सुना है कि अक्सर यूँ लगने लगता है कि शायद इसके अलावा दुनिया में कोई और दूसरी बड़ी नसीहत ही नहीं मौजूद है। और वैसे अगर हकीकत पसंदाना सोच के मुताबिक भी देखा जाए ना, तो वाकई इस नसीहत ने ना अपने अंदर मुआशरे के हुस्न को, निखार को और इस्लाह के कई पहलू समेट के रखे हैं। और इस नसीहत पर अमल करके अगर आप देख लेंगे ना, तो मुआशरे के आधे से ज़्यादा जो मसाइल हैं ना, मेरे ख्याल से वो हल हो जाएंगे। हम में से अक्सर लोग अपने घर की सफाई तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन वो सब गंद जो हम अपने घर से निकालते हैं वो हम अपनी गली मोहल्ले में फेंक कर मुतमईन ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। और वही चीज़ अगर कोई दूसरा इख्तियार करता है, वही हरकत कोई दूसरा कर रहा होता है, तो हम लोगों को बहुत नागवार गुजरती है। और यही अगर रवैया देखा जाए तो हम अक्सर दफातर में भी यही करते हैं कि अपने जो टेबल्स होते हैं अपने इर्द गिर्द तो सफाई करवा कर रखते हैं, और गंद को लेकिन दूसरों के मेज़ के नीचे फेंक देते हैं, जो सरासर एक नाइंसाफ़ी भी है और एक अच्छा रवैया भी नहीं है, अच्छे मैनर्स भी नहीं है। और अगर बाहर सड़क का हाल देख लें तो मुख्तलिफ़ जगह जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, उन्होंने कुछ भी खाया हुआ होता है, किसी भी चीज़ का वो पैकेट होता है। हमारा फ़र्ज़ क्या होता है, हमने गाड़ी में बैठ के वो चीज़ खाया है, और लेकिन हमने वो फेंकनी कहाँ है, हमने वो अपनी विंडो खोल के हमने बाहर फेंक देनी। और ये बड़ा मामूल का एक रवैया है या प्रैक्टिस होगी कि कुछ भी खाने के लिए आप ले लें, लेकिन खाकर उसके गंद को, उसके पैकेट को आपने पहले गाड़ी के अंदर ही एक जगह जमा करना है, और फिर चलती गाड़ी के ज़रा सा शीशा हमने नीचे करना है, और सारा कचरा जो भी खाया पिया है, जितने भी पैकेट्स हैं, वो हमने बाहर सड़क पर फेंक देने। और हमारे यहाँ इस तरह की हरकत पर बजाय शर्मिंदा होने के इस हरकत को अपना हक बना लिया जाता है कि जरा कोई बात नहीं, बाकी सारे फेंक रहे हैं तो हम भी फेंक देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो सरासर नाइंसाफ़ी और क़वानीन के ख़िलाफ़ भी होती है। और आपने कभी नोट किया होगा कि हमें से बहुत से लोग जब पाकिस्तान में हो तो इस तरह की सफाई सुथराई की पाबंदी को मानने से इनकारी करते हैं, और कोई शरीफ आदमी उन्हें इसका एहसास दिलाने की कोशिश करे ना, तो उन्हें बजाय उसका शुक्रिया अदा करने के उल्टा उससे लड़ाई शुरू कर देते हैं, उससे बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही लोग, यही पाकिस्तानी जब बाहर के ममालिक में जाकर वहाँ पर रहना शुरू कर देते तो उसके कवानीन की पाबंदी करते हुए हमें दिखाई देते हैं, बहुत सिविलाइज्ड हो जाते हैं। और जिसका उन्होंने पाकिस्तान में ना तो कभी ये सोचा होता है कि ये कानून है यहाँ पर, ना उन्होंने सोचा होता है कि ये शायद इसका हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हमने सफाई रखनी है या हमने कवानीन की जो है वो पासदारी करनी है। तो खुदारा इस अज़्म का अदा कीजिए कि हम सब मिलकर इस सफाई निस्फ़ ईमान के मक़ूले को अपने मौजूदा ज़िंदगी में शामिल करें, अपने माहौल को संवारें, और आने जो नेक्स्ट हमारी आने वाली जो नस्लें हैं ना, उनको एक बेहतर और साफ़ सुथरा पाकिस्तान मुहैया करें। उनके लिए तमाम तर चीज़ें जो है ना अच्छे चीज़ों की बना पर, अच्छे स्ट्रक्चर को, अच्छी चीज़ों को, अच्छे माहौल को इस हवाले से छोड़ के जाएँ उनके लिए। कुछ बात कर लेते हैं मेंटल इलनेस के हवाले से या ज़हनी बीमारियों के हवाले से, जिसका मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। आए रोज़ हम देखते हैं कि कोई ना कोई ख़ुदकुशी का वाक़या हमारे सामने आता है, और उसकी अगर रूट कॉज देखी जाती है तो जनाब पीछे जाके जड़ें जो हैं वो डिप्रेशन से मिल रही होती हैं, एंजाइटी से मिल रही होती हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो हमारे सामने आते हैं, लेकिन उस हवाले से हम लोग कोई बर वक्त इक़दामात नहीं उठा रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, कोई ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो मेंटल इलनेस है, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का लेवल जो बढ़ता जा रहा है अपनी हमारी सोसाइटी में, उसको कम किया जाए। अभी पिछले दिनों ही लाहौर में एक वाक़या पेश आया। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने ख़ुदकुशी की, और जिसका पता ये चला कि जनाब उनको डिप्रेशन का वो शिकार थे। बज़ाहिर तो हमें बहुत से लोग ऐसे लग रहे होते हैं कि वो खुश हैं, वो अपने कामकाज पर जा रहे हैं, तो शायद उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होती होगी, लेकिन वो भी बीमार होते हैं जिनको ज़हनी बीमार कहा जाता है। और ये एक टैबू नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, ये कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ वक्त के लिए आप किसी एक चीज़ में
गुम हो जाते हैं, आपकी कारकर्दगी, आपकी बाकी चीज़ें कहीं पीछे रह जाती हैं, तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस तरह बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्टडी का स्ट्रेस लेते हैं, जो प्रेशर की वजह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं। कितने ऐसे बच्चे जो रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि जिनके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और वो कहीं ना कहीं परसेंटेज उनकी वैसी नहीं आती, उनके नंबर्स ऐसे नहीं आते हैं, तो वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। ख़वातीन जो घरों में रह रही होती हैं, अमूमन उनके बारे में कहा जाता है कि वो तो घरों में रहती हैं, उन्हें क्या ही परेशानी होगी, उन्हें क्या ही स्ट्रेस या डिप्रेशन का वो शिकार होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत ही संगीन मसला है जिस पर आज हम बात करेंगे और उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये जो खुदकुशी की तादाद है, रेशो है, ये क्यों बढ़ती जा रही है और इसको किस तरह कम किया जा सकता है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा आशिक हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उज़्मा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ ईशा मेहताब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि जेंडर एक्टिविस्ट हैं और डियाना अवार्ड भी उन्हें 2023 मिल चुका है। ईशा, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप डियाना अवार्ड आपने हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबा आप ही की तरफ आऊँगी कि मेंटल इलनेस, ये मेंटल डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, और ख़ुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्यों हम इसको बड़ा टैबू की तरह लेकर चलते हैं कि शायद डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी नहीं है? पहले तो ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को कि ये चीज़ें शुरू से पर्सनालिटी का एक हिस्सा भी हो सकती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, और हम अक्सर ये पेरेंट्स को भी और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अक्सर ये लिया जाता है जहन में कि ये बच्चा बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, और जब बच्चा शुरू की जो उसकी डेवलपमेंटल एज है या उसकी जो तरबियत का हिस्सा है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है, और उसमें अगर कोई चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है तो उसको ये कह के कि ये बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, या उतना ध्यान नहीं दिया जाता उन चीज़ों के ऊपर। स्कूलिंग में अगर कोई उसको चीज़ फ़र्क महसूस हो रही है स्कूलिंग के प्रोसेस के दौरान, या पेरेंटिंग में भी अगर वो सुबह दोपहर शाम अगर वो खेल रहा है और उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। उसको ये लेना कि जी ये तो बच्चा ज़िद्दी है और ज़िद करता है तो ये ठीक हो जाएगा, तो इन चीज़ों को मामूली कंसिडर किया जाता है, जो मामूली कंसिडर नहीं करना चाहिए, और उसको एड्रेस करना चाहिए कि अगर वो चिड़चिड़ा है तो क्यों चिड़चिड़ा है और वो क्यों ज़िद कर रहा है चीज़ों के, छोटी छोटी बातों के ऊपर। एक तो ये चीज़ों को समझना। दूसरा, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत सी दूसरी हमारी जो माशरे में इर्द गिर्द के माहौल में, एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे मुतासिर हम, ज़ाहिर बात है हमारे पर्सनालिटी है, हम अपने अडल्ट जो है वो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर इन्फ्लेशन है, अगर एनवायरमेंटल जो है फैक्टर्स मौजूद हैं, तो वो इंसान को असरअंदाज करते हैं। लेकिन हर शख्स खुदकुशी नहीं करता, हर शख्स उसी प्रॉब्लम्स में रहता है और उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, उसकी अप्रोच पॉजिटिव होती है। हर एक पे मुसीबत आती है, हर एक पे प्रॉब्लम्स आती हैं। एक ही घर में अगर 4 बच्चे हैं तो माँ बाप तो चारों को एक तरीके से, सिमिलर तरीके से उनकी परवरिश कर रहे होते हैं, लेकिन हर एक की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। और जो एंजाइटी प्रोन लोग हैं, या जिसको हम कहते हैं कि जी एंजाइटी ज़्यादा उसको कैच कर लेना और ज़्यादा सेंसिटिव होना पर्सनालिटी में, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर जाते हैं और वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो कोप नहीं कर पाते। इसीलिए हम कहते हैं कि शुरू से अगर आप ध्यान देंगे, शुरू से जिस तरह आई रियली अप्रिशिएट योर दिस फोरम कि आप बात करते हैं और लोगों में आगाही पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस पे बात करना, लोगों को अवेयरनेस देना एक बहुत बड़ा पार्ट है ट्रीटमेंट का, कि हम प्रिवेंशन के ऊपर भी बात कर सके, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बाद में आता है। पहले होता है कि आपने किस तरह उसकी प्रिवेंशन करनी है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर आप अपना सकते हैं। तो ईशा हमारे साथ मौजूद है। ईशा, आप जेंडर एक्टिविस्ट हैं और यू आर वेरी यंग, तो यूथ में ख़ास तौर पर मैं देखना और पूछना भी चाहूँगी कि यूथ में किस वजह से ये एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपका उनके साथ कनेक्शन है एक, तो क्या वजह मिलती है आपको? आई थिंक इट्स मोस्टली लैक ऑफ एजुकेशन जो मैंने नोटिस किया है, बिकॉज मेरी जो NGO थी द मिरर, उसके अंदर भी हमने इस तरह के प्रोग्राम्स रन किए थे अबाउट सो दैट वी कैन गेट गर्ल्स टू टॉक टू ईच अदर। उसको ब्राउन गर्ल सपोर्ट प्रोग्राम हम कहते थे, जहाँ पे वी हैड लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट, एंड देन वी वर एबल टू फिगर आउट के एजुकेशन वो वाली नहीं है जिस तरह की हमें देनी चाहिए। एंड दैट ऑल्सो कॉज्ड माई वेरी रिसेंट स्टार्टअप विच इज़ कॉल्ड माइंडफुली। वहाँ पे जाके हमने सोचा कि इसको एक मेंटल हेल्थ करिकुलम की शेप देनी चाहिए, जो पूरे पाकिस्तान में पढ़ाया जाए, इन टेक्स्ट बुक्स,
It should be given to teachers so that they can teach them in classrooms from a very young age, ताकि बच्चों को पता लगे कि अच्छा वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका एक वर्ड भी है, there is something that exists, और वो उसको फील कर सकते हैं ताकि they don't feel alone, क्योंकि इस तरह के बहुत बच्चे हैं that are going through the same things और जो डिनाई हो रही हैं उनके पेरेंट्स से। मैं इस तरह बच्चों को समझाती हूँ कि जिस तरह आपको एक चोट लगती है ना, आपको कोई मारता है तो आपको फील होता है और लोग भी देखते हैं कि ऐसा खून निकल रहा है, तो इसी तरह आपको उतना ही सीरियस लेना चाहिए इस चीज़ को कि आपका दिमाग भी इसी तरह चोट पहुंचाती है, तो आपको उसको भी सीरियसली लेना चाहिए। और फिर देयर इज़ अ वेरी लवली थिंग दैट माय प्रोफेसर टोल्ड मी कि एक स्केल होता है इंटेंसिटी का, जिसके अंदर डिप्रेशन का, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ डिप्रेशन, कि यहाँ पे एक इंटेंस डिप्रेशन है किसी को और यहाँ पे एक इंटेंस हाइपोमेनिया है किसी को, ठीक है, तो उसका एक दरमियान में नॉर्मल लोग भी होते हैं, ठीक है, लेकिन दरमियान के अंदर यहाँ पे फिर डिप्रेशन माइल्ड हो जाता है, कुछ मेनिया होता है जो हाइपरमेनिया नहीं होते, माइल्ड मेनिया होते हैं, लेकिन उसके दरमियान में जो स्केल है वो चीज़ें अभी अनडायग्नोसेबल हैं, वो चीज़ें इस वजह से अनट्रीटेबल भी हो जाती हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ गलत क्या रहा है। तो वो चीज़ें भी हमें फिगर आउट करनी है कि ये पूरा स्केल है, पूरा इसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू टीच यंग चिल्ड्रन फ्रॉम अ वेरी यंग एज सो दे कैन फिगर आउट कि अच्छा वी आर बीइंग लिसन टू, हमें लोग सुन सकते हैं। एग्जैक्टली ट्रू। और डॉक्टर साहब मतलब एक ये भी बड़ी घरों में होता है ना कि पुराने ज़माने के जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं जी हमने भी ये एज गुजारी है, हमारे ऊपर भी ये सारी चीज़ें आई, लेकिन हमें तो नहीं कभी डिप्रेशन का शिकार, हम लोग तो नहीं हुए, हम एंजाइटी का शिकार नहीं हुए। तो आप लोगों का कौन सा नया कोई आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आ जाती है, फिर हम लोग अपनी चीज़ें छुपाना शुरू हो जाते हैं। बहुत से यंगस्टर जो हैं वो कहते हैं जी हमारा जनरेशन गैप आ गया, हम बता नहीं पा रहे हैं, फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो क्या ये गैप कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और मैं समझती हूँ कि पेरेंटिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूट है बेसिकली जो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करने में और बेहतर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। फैमिली सिस्टम में अगर पेरेंट्स की आपस की कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, एग्रेसिव टॉक है, तो बच्चे पे बहुत बुरे असरात उसके मुरतब हो सकते हैं। बच्चे की पर्सनालिटी टूट फूट का शिकार हो सकती है। बाप जो है किसी और वजह से अगर स्ट्रेसफुल है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स है, माँ को अपनी प्रॉब्लम्स है, माँ पॉजिटिविटी बच्चों में आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे वो दोनों अपने बिहेवियर से, क्योंकि बच्चा तो एक कह लीजिए कि एक प्लेन स्लेट है। exactly. वो जो एनवायरनमेंट से देख रहा है वो उसी तरह से, अगर किसी को उस बच्चे को ये इंप्रेशन है कि थोड़ा सा झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, थोड़ी सी बेईमानी करने से कुछ नहीं होता, तो वो थोड़ी सी बेईमानी और थोड़ा सा झूठ जो है वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन सकते हैं। तो पेरेंटिंग में समझती हूँ कि एक मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी इतने अरसे में मैंने ये एक कंक्लूजन समझ लें कि किया है कि इट्स अ वेरी बिग फैक्टर जिससे हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बच्चों की, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में भी और जब हम अडल्ट साइकेट्री या साइकोलॉजी को देख रहे होते हैं वहाँ पे अमारत बन चुकी है। अच्छा। अमारत में एक पर्सनालिटी जो है वो बन चुकी है, उसमें बेहतरी तो आ सकती है, लेकिन जहाँ वो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। काम करें जितना हम, तो वो एक पुख्ता इमारत जो बन चुकी है उसमें मुरम्मत तो की जा सकती है लेकिन वो दोबारा से तामीर नहीं हो सकती। तो ये फैक्टर्स मैं समझती हूँ कि बहुत एक पेरेंट्स का आपस का जो रिलेशनशिप है वो आपस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हर घर में होता है, तो बच्चों के सामने वो कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र ना आए या बच्चे उससे अफेक्ट ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो खुदकुशी का जो रुझान है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आए रोज़ हम लोग देखते हैं कि कोई नया केस एक हमारे सामने आ जाता है, कोई खुदकुशी कर लेता है और उसकी रूट कॉज होती है कि वो डिप्रेशन है, एंजाइटी का शिकार है, हालात से वो जो है वो तंग आके खुदकुशी कर लिए। तो ये क्या ये सबसे लास्ट ये स्टेप होता है कि हम अब कुछ नहीं हो रहा तो अब हम खुदकुशी कर लें? जी बिल्कुल, ये एक बीमारी का एक तो कह लीजिए कि कंपोनेंट है, डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें खुद को ख़त्म करने के ख्यालात आते हैं। अच्छा। ख्यालात एक वन ऑफ द कंपोनेंट हो सकता है। उसके बाद कोशिशें, अटेम्प्ट्स हो सकती हैं कि जी मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, अब मैं इसको अपने हालात को बेहतर नहीं कर सकता, अपने इन्वायरमेंट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं अपने आप को भी नहीं कुछ मैं कर सका, तो उस मायूसी में, उस उदासी में वो अपने आप को फिर उसका बस चल सकता है कि जी मैं अपने आप को फिर ख़त्म कर लेता हूँ।
तो एक बीमारी का हिस्सा है ये अपने आप को ख़त्म करने के ख्यालात और फिर अटेम्प्ट करना। अच्छा। तो उस बीमारी का अगेन कि अगर वो शख्स अकेला अलग थलग रह रहा है तो कोई नोटिस उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा, फैमिली मेम्बर उसके अगर इर्द गिर्द हैं वो बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन अगर नहीं कर रहा, लोगों से मिलना जुलना उसने छोड़ दिया है और अलग थलग रहना शुरू कर दिया है। हमारी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ने, वैसे भी जॉइंट फैमिली सिस्टम वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। उसके बाद इंटरेक्शन, लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो अगेन वो एक सेल फोन तक रह गई है, सबकी एक इंडिविजुअल लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। लेकिन अगेन कि मैं अक्सर ये गाइड करती हूँ कि आप उसी माशरे में हैं, डिफरेंट लोग जो हैं वो हमने इसी माशरे में रहना है। अगर हर माशरे में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन हम किस तरह से उसको बेहतर रिस्पॉन्स के साथ कर सकते हैं, सर्वाइवल जो है हमारा किस में हो सकता है। तो ये एक जो बढ़ता हुआ रुझान है ये एक बीमारी का हिस्सा है और इसको हर लेवल पे, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर वो पर्सनैलिटी का पार्ट, उसके पर्सनैलिटी में लो सेल्फ एस्टीम है, उदासी है और वो सब वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई या वो उसको खुद भी नहीं शायद पता कि मैंने इसको एड्रेस करना था। हाँ, और वो फिर लीड्स टूवर्ड जो है वो सुसाइड जो है वो हो जाता है, ये सुसाइडल अटैम्प्ट्स हो रहे होते हैं। अच्छा ईशा, आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास किस एज की ख़ास तौर पर, किस एज ब्रैकेट की जो लड़कियाँ या फीमेल्स आती हैं और किस तरह का प्रॉब्लम्स उनको वो आके एड्रेस करती हैं कि हमें ये चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है? ये मोस्टली बहुत यंग बच्चे हैं, लाइक यू कैन इमेजिन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 16 years old to 25। इस एज के दरमियान में बहुत ज़्यादा, बिकॉज दैट्स द यंगेस्ट, दैट्स आई थिंक ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान के बच्चों की, यूथ की है और वही उस तरह के बच्चे हमारे पास आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा केसेस आए हुए हैं। अच्छा। कि यू कैन नॉट फोकस ऑन सम थिंग्स एंड यू कैन नॉट फिगर आउट कि मसला मेरे साथ क्या है। और कुछ बच्चे जिनको बॉडी डिस्मोर्फिया इश्यूज थे, जहाँ पे दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स, वो अपने शीशे में अपने आप को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा। और हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं या बहुत ज़्यादा पतले हैं, वो अपने आप को सही तरह देख ही नहीं पाते। तो इस तरह की इश्यूज़ भी आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यू कैन से इट्स अ होल स्पेक्ट्रम, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ इस तरह के जो बहुत ज़्यादातर जो डिस्कस हो रहे हैं वो ये दोनों हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के इनिशिएटिव्स फिर लेने चाहिए हमें एज अ इंडिविजुअल भी और सोसाइटी को देखते हुए भी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब मेंटल इलनेस या जो खुदकुशी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो पीपल शुड फील, बच्चों को अपने घरों में दे शुड फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। और ये चीज़ मैं इतनी दफ़ा हर जगह कह चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ इतना सीरियसली नहीं ली जा रही। तो जिस तरह मैं कहती हूँ बच्चों को स्कूल में एजुकेशन होनी चाहिए, उस तरह आई थिंक पेरेंट्स को भी एजुकेशन देनी चाहिए कि आप अपने घर में कितना सेफ़ स्पेस कायम कर लें कि टेबल पे आके बच्चे आपसे खुद ही बात करें कि अच्छा मेरे दिन में आज ये हुआ और मैं इस तरह फ़ील किया मैंने। तो बच्चे जा ही नहीं रहे अपने पेरेंट्स के बाद बात करने के लिए, क्योंकि आगे से उन्हें वो रिस्पॉन्स शायद नहीं मिल रहा। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आपने, अगर कोई बच्चा आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है तो आपने उससे किस तरह इंटरेक्ट करना है। सही। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल उसको डिनाई कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं कि ये आपका इस वजह से है। हाँ। या कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं आप फ़ोन बहुत यूज़ करते हो उसकी वजह से है। या कोई मतलब इट्स डीह्यूमनाइजिंग और इट्स इनसेंसिटिव टू द चाइल्ड। तो वो आप बस में द चाइल्ड लर्न्स कि अच्छा ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं कह सकती, इसका मतलब है मैं कहीं पे भी नहीं कह सकती। तो फिर दे इंटरनलाइज इट और फिर वो अपने दोस्तों से भी बात नहीं करते। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि यू कांट टॉक टू एनीवन। आप अपनी शेयरिंग नहीं कर सकते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ कि आप सोच रहे हैं क्या आपके साथ हो रहा है, आप वो नहीं बता सकते। अच्छा, जैसे डॉक्टर उस्मा ईशा ने बात की कि मोबाइल फ़ोन का सारी जड़ जो है ना वो मोबाइल फ़ोन समझी जाती है, तो क्या मोबाइल फ़ोन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से भी मेंटल इलनेस बढ़ती जा रही है? देखिए, स्क्रीन टाइम पे तो रिसर्चेस हो रही हैं। स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता जा रहा है, आप रियल कम्युनिकेशन जो एक एक्चुअल 1-to-1 कम्युनिकेशन है उससे हटते जा रहे हैं जी। आप एक ऑल द टाइम अगर आप स्क्रीन पे हैं तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं, उससे क्या सीख रहे हैं, और आप सेडेटिव लाइफस्टाइल्स गुजार रहे हैं, आपकी एक्टिविटी नहीं है, आपके इंटरनल हार्मोन्स जो हैं वो उससे अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं कि अगर आप सेडेटिव लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, कंटिन्यूसली आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके एक सर्टन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, आपको सर्टन ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, आप उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आपके डोपामीन या बाकी जो हार्मोन्स हैं वो अफेक्ट, उसको आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। अभी आप जिक्र कर रही थी कि खुदकुशी का भी और ये सब चीज़ें, मायूसी भी, ये
सब चीज़ें मैं समझती हूँ कि ये कोई हम किसी भी एक कॉन्सेप्ट को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में वो सब चीज़ें हो रही हैं, अगर एनवायरनमेंट में उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या वो बाकी चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही हैं, तो वो डेफिनेटली एक ह्यूमन बीइंग है, उसको वो अफेक्ट कर सकती है। ये हमारा जो कह लीजिए कि सिस्टम आप स्क्रीन टाइम एक होना चाहिए बच्चे का, एक सर्टन हर एक एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर प्ले एक्टिविटी है, वो जा रहा है, खेल रहा है, तो उसकी एक सर्टन उसकी भी टाइमिंग होनी चाहिए। उसकी ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है, ज़्यादती हर चीज़ की ख़राब है कि सुबह से लेकर शाम तक या बहुत लंबे अरसे तक आप स्क्रीन पे बैठे हुए हैं और आप नज़र का भी है, आपका ब्रेन जो है वो भी इन्वॉल्व है, आपकी एक्टिविटी जो है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गई है। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं इस चीज़ से। और जिस तरह इन्होंने कहा, मैं इनको सेकंड करूंगी कि वाकई ही ये चीज़ें जो हैं वो कम एड्रेस हो रही हैं डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, और स्पेशली फैमिली के अंदर। हम स्कूल भेज के समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, हमने उसको घर में भी बच्चे को उसी तरह से तरबियत देनी है, तालीम देनी है, और ख़ास तौर पर मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करनी है, बच्चों से बात करनी है कि स्कूल में उनके साथ क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वो आके आपको ईजीली वो बताएं कि हमारे साथ ये हुआ है और आप हमें बताएं कि इसका वे आउट क्या निकल सकता है। तो इस तरह की बॉन्डिंग आपकी अपने बच्चों के साथ होनी चाहिए। और जिस तरह ईशा ने बात की, और ईशा इज़ अ वेरी यंग 22 ईयर्स की हैं जिन्हें ये डियाना अवार्ड दिया गया है, और ये तमाम तो जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जो अपना एक NGO रन कर रही है, उसकी वजह से जनाब उन्हें ये डियाना अवार्ड दिया गया है। और इनकी नक्श कदम पे मेरे ख्याल से बाकी जो बच्चे हैं उन्हें भी जाना चाहिए। ईशा, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मा, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और वैसे भी खाना पीना हम सबको ही पसंद है, और लाहौरी तो वैसे भी खाने पीने के बहुत ज़्यादा शैदाई होते हैं और खाबे खाए जाते हैं। लेकिन कहाँ बहुत सी बीमारियां हमें इन्हीं चीज़ों से लग रही होती हैं, बहुत सी वायरल इन्फेक्शंस लग रहे होते हैं कि जनाब हम एहतियात नहीं करते हैं, हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट के साथ साथ हाइजीन का ख्याल भी रखना चाहिए। और हाइजीन का ख्याल कहाँ से शुरू होता है? आपके किचन से। किचन हाइजीन जनाब वहाँ से शुरू होता है कि हमें नहीं पता कि हमने अपनी चीज़ों के हवाले से करते हैं कि हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है। किचन में हम लोग जो चीज़ें खा पका रहे होते हैं उनका हमने किस तरह ख्याल रखना है। और दूसरा, जब हम फ्रिज में बहुत सी चीज़ें फ्रीज़ कर रहे होते हैं, गोश्त, सब्जियां, फ्रूट्स हम लोग रख रहे होते हैं। इस पर बात करने के लिए इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर समन कदीर मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर समन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर समन, हम लोग कहते हैं जी बैलेंस डाइट लें तभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन बैलेंस डाइट के साथ साथ जो किचन हाइजीन है उसका ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो हमें फूड बॉर्न इलनेस होती है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो किचन से ही स्टार्ट होता है। अगर हमारा फूड अनकुक रह जाए या अगर हमारे किचन में कोई बैक्टीरिया रह जाए। अच्छा। जब किचन हाइजीन की हम लोग बात करते हैं तो 3 चीज़ें बहुत अहम है हमारे लिए। नंबर 1 क्लीनिंग है किचन की, सेकंड है स्टोरेज, और थर्ड आ जाती है कुकिंग, कि आप खाना कैसे पका रहे हो, किस वे में पका रहे हो। जब हम लोग क्लीनिंग पे स्पेशली बात करते हैं तो क्या है कि अक्सर हम लोग किचन की जब शेल्फ क्लीन करते हैं तो उसके बाद हम उसको थोड़ा वेट छोड़ देते हैं कि वो खुद ही ड्राई हो जाएगी। हाँ। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने मेक श्योर करना है कि शेल्फ प्रॉपर्ली ड्राई हो। अच्छा। क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा गीली जगह पे ज्यादा आता है। जी। उसके अलावा बर्तन भी जब हम लोग वॉश करते हैं तो हमें चाहिए हम कैबिनेट्स में डायरेक्टली मत उनको रखें। ठीक है। उनको बाहर कोई स्टैंड हो उस पर रखें, वो अच्छे से जब ड्राई हो जाएंगे तो आप उनको अंदर किसी कैबिन में रख सकते हो, उसके अलावा आपको नहीं रखने चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। थर्ड चीज़ आती है गार्बेज की। हमारा मसला क्या है कि हम साथ ही किचन में गार्बेज को रख देते हैं। जी, जो बिन होता है। हाँ। अब ऊपर से वो कवर भी नहीं करते हैं, तो बिन के अंदर बहुत नए बैक्टीरिया बनते हैं, क्योंकि खराब डिटोरिएट खाना होता है उसके अंदर। जी। तो वो और मजीद बैक्टीरिया बनते हैं जो बड़े खतरनाक है, जो हवा में शामिल हो जाते हैं। इर्द गिर्द हवा में बैक्टीरिया होता ही है, लेकिन वहां से जो बैक्टीरिया बिन में से आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। सही। तो उसको आपको कवर करके रखना चाहिए। ठीक है। ये बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बिन को कवर नहीं करते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आप ज़रूर उसको कवर करें। उसके बाद बारी आती है फूड स्टोरेज की। सबसे अहम चीज़ मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब आप कुछ बाहर से ग्रॉसरी करके लाते हो और हम अक्सर मसाला खोल के रख देते हैं,
तो ऊपर लिखा होता है एक्सपायरी डेट साल की है, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब पैकेट खुल गया उसमें हवा आ गई तो एक्सपायरी कम हो जाएगी। पैकेट के फॉर्म में एक्सपायरी लंबी है, लेकिन जैसे आप फूड को ओपन करते हो उसमें हवा आ जाती है तो अब उसका टाइम थोड़ा रह जाता है, लेकिन हम बहुत अरसे के लिए बहुत महीने लेते हैं, हाँ मसाले को रखते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को कि हम ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो सेकंड चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हम लोग कुकिंग में कौन सी कैसी गलतियां करते हैं जिससे मसला पेश आता है। नंबर 1, ऑयल का इस्तेमाल। हमारे यहाँ पकोड़े बहुत बनते हैं, समोसे बहुत बनते हैं, फ्राइज बच्चों को बना के देते हैं। आजकल मॉनसून भी है ना, तो आजकल घरों में ये बन रहा है कि बारिश होती है तो फौरन से आता है फ्राइज बना दें, पकोड़े बना दें, ये सारी चीज़ें करते हैं जी। लेकिन उसके बारे में उसका जो सेकंड अगर हम देखें ना वे उसमें ये है कि जब ऑयल में आप कुकिंग करते हो, बनाते हो कुछ और ऑयल को साइड पे रखते हो और हवा उसमें शामिल होती है, ऑयल की पूरी कंपोजिशन बदल जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है उसके अंदर। सही, ठीक है। और वो ऑयल बहुत खतरनाक होता है, वो एक लीडिंग कॉज है कैंसर होने की। मतलब ये जो बार बार हम लोग ऑयल यूज करते हैं, हाँ जी, उसको नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है। हर दिन तो आप उसको सिर्फ 2 दफा इस्तेमाल करो, वो भी फौरन से उसको किसी एयर टाइट जार में ऑयल को सेव कर लो और फिर सेकंड टाइम यूज कर लो। ठीक है। उसके अलावा हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम बार बार ऑयल को, जब तक ऑयल बहुत गाढ़ा ना हो जाए, वो काला ना हो जाए, हाँ, हम उसको नहीं छोड़ते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है, इससे बहुत ज्यादा कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आपने ऑयल यूज करना भी है तो यहाँ तो 2 दफा यूज करें, उसके अलावा यूज नहीं करना चाहिए, और उसको एयर टाइट जार में बंद करें। बिल्कुल, हवा के साथ उसको खुला नहीं छोड़ना आपने कभी भी, ये बहुत अहम है। सेकंड ये है कि सब्जियां हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, वेजिटेबल्स जो होती हैं बहुत हेल्दी हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है इसको इम्प्रूव करती हैं, लेकिन क्या हम लोग सही इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन है। हम लोग सब्जी को इतना भूनते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसको भून के जब तक कि वो ऑयल ना छोड़ दे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसका नुकसान ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो विटामिन और मिनरल सब्जी में होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उनकी कोई क्वालिटी नहीं रहती है। तो हमेशा, बल्कि स्टैंडर्ड कुकिंग का तरीका भी ये है कि आप आहिस्ता मीडियम आंच पे जो है खाने को कुक करें, और उसमें ऑयल की मकदार भी 1 टेबलस्पून से ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी सब्जियों के लिए है, या कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हाई फ्लेम पे हमें पकाना चाहिए, और कौन सी ऐसी सब्जियां जिनको हमें लो फ्लेम पे पकाना चाहिए? इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी फूड जिसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसको बहुत हीट पे कुक करोगे ना तो उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होएगी, खराब होएगी। ठीक है जी। मतलब बहुत सी ऐसी सब्जियां ना जिनको हम बहुत ज़्यादा भून लेते हैं और उनके अंदर से न्यूट्रिशन जो है वो खत्म हो जाती है। जिस चीज़ को आपने सही से कुक करना है वो स्पेशली मीट है। ओके। बीफ, चिकन, मटन, इनको आप कच्चा बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि डायरेक्टली बिग कॉज है फूड बॉर्न इलनेस या हैज़ा होने की। और हम देखते हैं कि हैज़े की वजह से बच्चों में किस हद तक वो जानलेवा बल्कि साबित होता है। तो उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है आपको, कि आपने कोशिश करनी है कि आप इसको प्रॉपरली कुक करो। और उसके बाद जब हम अक्सर चिकन लेकर आते हैं तो सबसे पहला काम उसको धोना। ठीक है। उसको धो के उसको आपने खुश्क करके फिर फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर में रखना अगर आपने स्टोर करना है। लेकिन एक चीज़ और में किचन में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, माइक्रोवेव ओवन। हाँ जी, उसमें मतलब हमारे अगर नहीं दिल कर रहा कि हमने चूल्हे पे गर्म करना है तो हम लोग प्लेट में डालते हैं सालन चावल जो भी है, और हम लोग डायरेक्ट माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो ये कितना जो है ख़तरनाक हो सकता है, और क्या उसमें करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए, उसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए हमें? उसके इस्तेमाल की बात करें तो बेहतर ये होता है कि आप नॉर्मली चूल्हे पे या स्टोव पे रख के गर्म कर लें मीडियम आंच पे। लेकिन अगर आपको क्विक, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, तो उसमें ये है कि आप कोशिश करें ग्लास का यूज़ कर लें एज कम्पेयर टू प्लास्टिक, क्योंकि जब प्लास्टिक हीट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करता है, तो वो खतरनाक साबित होता है। ठीक है। बहुत सारी रिसर्च इस पर भी हो रही हैं और बहुत सारी प्रूव करती हैं कि यहाँ से भी कैंसर ट्रिगर हो सकता है। ये छोटी छोटी लापरवाही जो है हमें बहुत बड़े मसलों की तरफ लेके जा सकती हैं। तो कोशिश करें ग्लास, शीशे की चीज में डाल के आप ओवन में गर्म कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है जी। मतलब ओवन में प्लास्टिक हम यूज ना ही करें, तो बेहतर है बिल्कुल। क्योंकि अगर हम वाटर बॉटल्स की बात करें जो इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो पानी भी हेल्दी नहीं कंसिडर होता, क्योंकि प्लास्टिक के साथ टॉक्सिन्स जो हैं वो जल्दी हीट की वजह से, स्पेशली जब हीट पड़ती है प्लास्टिक पे तो टॉक्सिन्स पिघलता है, निकलता है उसमें से बाहर। ओके। वो हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही नेगेटिव है हेल्थ पे। अच्छा, जो हम फ्रिज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है बहुत खास तौर पर गर्मियों में, और अभी तो जैसे बड़ी ईद गुजरी है तो गोश्त हमारी फ्रिज में मौजूद होगा। फ्रिज में कितनी एहतियात करनी चाहिए, उसकी हाइजीन का ख्याल किस तरह रखना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। उसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि फ्रिज को ओवरलोड नहीं करना है।
हमारा मसला ये कि हम फ्रिज को बहुत ओवरलोड कर अभी देते हैं। हर घर में ओवरलोड अभी तो ओवरलोड बिल्कुल हर घर में हुआ है, ठीक है। तो उसका नुकसान ये है कि फ्रिज की जो काम करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और बाकी सारे खाने फिर इकट्ठे खराब हो जाते हैं, ये बड़ा मसला होता है। फिर फ्रिज में एक चीज़ होती है एयर फ्लो जी। तो जब हम बहुत ज़्यादा खाना रख देते हैं तो एयर फ्लो जो है फ्रिज में जो बैक्टीरिया को ज़रा दूर रखता है, थोड़ी मैनेजमेंट करते हैं कि आजकल की जो फ्रिज है वो ज़रा इनहेंस है। हाँ जी। वो ऐसी चीज़ें रिलीज करती है एयर के साथ जो कि क्लीन रखे फ्रिज को, खाने को फ्रेश रखे ज़रा। तो उसमें ये कि अगर हम ओवरलोड कर देते हैं तो फिर क्या है कि खाना फ्रेश नहीं रहता और प्रॉपर एयर जो है पूरे फ्रिज में नहीं जा पाती। अगर हम लोग फ्रीज़र की बात करें तो फ्रीज़र टेम्परेचर जो है हमें एटलीस्ट -15 ज़रूर रखना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो हमारी बिल ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा बिल खींच लेगी फ्रिज, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रिज का जब एक टेम्परेचर सेट हो जाता है उसको फिर मेंटेन करती है। अच्छा। मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी नहीं पुल करती बल्कि मेंटेन करके रखती है। इसलिए आपने ये मेक श्योर करना है कि टेम्परेचर जो है वो आपका बिल्कुल राइट सेट हो। अब आप जब मटन रखते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप सील पैक की फॉर्म में रखो, क्योंकि जो ड्रिपिंग का इशू है ना, हम बर्फ़ रखते हैं फ्रिज में, वो जो ड्रिप्स आते हैं ना उसमें इतना बैक्टीरिया होता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वही पानी फिर हम इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है हमारे लिए। ओके। तो ड्रिपिंग जो एक इशू है बहुत बड़ा है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप ड्राई करके गोश्त को, मटन को, बीफ को पैक करके अच्छे से सील करके अपने फ्रीजर्स में रखें। लेकिन फ्रीज़र में तो डॉक्टर समन हम लोगों ने मतलब फ्रूट्स भी जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं और जो जा रहे होते हैं जैसे फालसा है, स्ट्रॉबेरीज हैं, बहुत से लोग इसको फ्रीज़ कर लेते हैं कि बाद में भी यूज़ हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें और वहीं पे गोश्त भी पड़ा हुआ होता है और वहीं पे ये चीज़ें भी पड़ी हुई होती हैं, तो ये क्या वायरल्स या बैक्टीरिया पैदा हो सकता है गोश्त से उनके ऊपर भी? क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। अच्छा। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में होती है कंटेमिनेशन, लेकिन अगर प्रॉपर्ली सील्ड हो तो फिर नहीं हो सकती। और अगर हम बात करें फ्रूट्स को स्टोर करने की, अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पानी छोड़ जाते हैं, यानी कि उनके न्यूट्रिएंट्स भी निकल के समझ लें आप, ठीक है। उसके बाद ये है कि जिस तरह हाई टेम्परेचर डैमेज करता है इसी तरह फ्रीजिंग भी डैमेज करता है फ्रूट्स को। उनकी जो एक क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ होएगी। सही। उनकी तकरीबन 40% क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी, बाकी 60% है, ठीक है। जिन लोगों को खाना बहुत पसंद है वो अपने इंजॉयमेंट के लिए फ्रीज करते हैं, लेकिन आपको 4 वीक्स से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट है, बल्कि इससे भी कम बल्कि आपको फ्रूट्स को जो रखना चाहिए। उसके अलावा एक और इशू मैं यहाँ मेंशन करूँगी, जब आप लोग फ्रीज़र से मटन, चिकन कुछ निकाल के बाहर डीप फ्रॉस्ट करते हो पकाने के लिए, लेकिन आपका मूड चेंज हो जाता है, आप वापस उसको फ्रिज में रख देते हैं, हाँ, वो गलती है बहुत बड़ी। वो इतना उसमें बैक्टीरिया आ चुका होता है कि उससे आपको फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है, आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर एक दफ़ा हमने उसको बाहर निकाल लिया तो उसको पका लेना चाहिए, उसको दोबारा से फ्रीज नहीं करना चाहिए। और हम लोग नीचे फ्रिज की अगर बात करें जहाँ भी सब्जियां वगैरह रखती हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर फूड के ऊपर आप कवर करो। आजकल तो शीट्स आ गई फिल्मिंग कि आप वो लगा के फूड को कवर कर सकते हो, क्योंकि एक फूड से दूसरे फूड के अंदर क्रॉस कंटेमिनेशन जब होती है तो चीज़ जल्दी खराब हो जाती है। और ये है कि बहुत लंबे अरसे के लिए खाना फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ कुक हो जाती है वो जल्दी खराब भी हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। और एक और मसला है कि हम लोग एक जगह पे सब्जी, फ्रूट सारा कुछ रख देते हैं, हाँ। और ध्यान नहीं रखते। अब कुछ ऐसे सब्जियां होती हैं जिनमें पानी ज्यादा होता है, जैसे खीरा है, टमाटर, इनमें ये जूसी होते हैं, इनमें पानी ज्यादा होते हैं, जल्दी खराब हो सकते हैं। टमाटर तो स्पेशली, लेकिन अगर हम जिंजर की बात करें, अदरक की बात करें, हम लोग प्याज की बात करें, या फिर हम बात करें आलू की, जल्दी खराब नहीं होती। तो इन चीज़ों को आप बाहर भी रख सकते हो। फ्रिज में आप सिर्फ वो चीज़ें रखो जिनका वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ऐसे फ्रूट्स या ऐसी सब्जियां, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, एक फ्रूट भी खराब होगा, बाकी सब में बैक्टीरिया जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी सारी फ़ौरन से आप देख लें कि वो काला होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो जनाब हमारे साथ डॉक्टर समन कदीर मौजूद थी और जो हमें बता रही थी कि किस तरह हमने अपनी किचन हाइजीन का ख्याल रखना है। अगर फ्रिज में हमने बहुत सी चीज़ें रखनी है, फ्रीज़र में बहुत सी चीज़ें स्टोर करनी है, तो क्या क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए और किस तरह हाइजीन का ख्याल हम रख सकते हैं ताकि हम सेहतमंद रहें। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त था डॉक्टर समन कि आप यहाँ पर आएँ और हाइजीन के हवाले से, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर खाना पका रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उनके तरीके के हवाले से जानना कि हाइजीन और हेल्थ का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक होता है। अगर आपकी हाइजीन प्रॉपर होगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी ही रहेगी। तो इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पर पंजाब में और पंजाब का दिल लाहौर के हवाले से। और जनाब, यहाँ पर आपको पता है कि वॉल्ड सिटी है, हमारा विरसा है, और ख़ास करके लाहौर की बात अगर की जाए तो हमारे विरसे को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और इससे महजूज़ होने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं। हमारे विरसे को, हमारी तारीख़ी अमारात को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनसे महजूज़ भी होते हैं और जाके बताते हैं कि जनाब हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, हमारा लाहौर कितना, हमारा पंजाब कितना खूबसूरत है। तो जनाब लाहौर, जिसको 12 दरवाज़ों के अंदर रखा गया है, जिसके 12 दरवाजे हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी होती है, और अब उनको नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। सीएम पंजाब की तरफ से ये ऐलान किया गया और ये फैसला किया गया है कि रिस्टोरेशन दोबारा की जाएगी। वैसे भी रिस्टोरेशन चलती रहती है वॉल सिटी की तरफ से किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन अब 12 दरवाजे, जो लाहौर के 12 दरवाजे हैं, उनके ऊपर बताया जा रहा है कि 6 दरवाजे ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन जो 6 दरवाजे हैं वो गुम हो चुके हैं, कह लें कि वो नहीं है यहाँ पर मौजूद। तो उनको दोबारा से बहाल किया जाएगा, दोबारा से बनाया जाएगा, रीस्टोर किया जाएगा, ताकि हमारे विरसे को 4 चांद मज़ीद हम लोग लगा सके। तो ये रिस्टोरेशन का जो प्रोग्राम है कब से शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा, इसके अलावा वॉल सिटी में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स पर काम होगा, इस पर बात करने के लिए इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब हैं, डायरेक्टर है कंजर्वेशन वॉल सिटी के। नजम साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। सर, हमारा विरसा है लाहौर में वॉल सिटी, और दुनिया में जो वॉल सिटी में इसका शुमार होता है, जिसकी रिस्टोरेशन के लिए आप काम करते ही रहते हैं। मुख्तलिफ औकात में हमने आपको मदऊ भी किया है। अब ये 6 जो हमारे 12 दरवाजे हैं उसकी रिस्टोरेशन के लिए काम किया जा रहा है, सीएम पंजाब ने ऐलान भी किया है इसका। तो क्या इसके अंदर प्लान किया जा रहा है, कब से शुरू किया जाएगा? जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ कि वॉल सिटी लाहौर जो है ये दुनिया की एक वो वन ऑफ द लिविंग वॉल सिटीज़ में से मौजूद है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आई वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ, प्रेशर्स के साथ। ब्रिटिश टाइम पीरियड में इसके गेटों को मस्मार कर दिया गया, दीवारें मस्मार कर दी गई, जस्ट टू कीप एन आई इनसाइड द मूवमेंट ऑफ जो था उसके साथ। उसके बाद उसमें 6 दरवाजे जो हैं वो, उसमें एक दरवाज़ा जो बचा रहा वो था रोशनाई गेट, जो कि बाशी मस्जिद के साथ था जी। उसके बाद बाकी जो टकसाली ख़त्म हो गया, भाटी, लोहारी, मोरी, आपका शालम, दैन मोची, अकबरी, यकी, दिल्ली, कश्मीरी, शेरावाला, मसी, ये सब गए। लेकिन उसके बाद फिर 6 दरवाजे फिर ब्रिटिश टाइम पीरियड में दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो गए, 5, जिसमें से भाटी था, लोहारी था और दिल्ली था, कश्मीरी, शेरावाला। तो ये वो गेट हैं जिस वक्त मौजूद हैं। अच्छा। और बहरहाल उसमें से दिल्ली दरवाज़ा आपको मालूम है कि वो एक अच्छी हालत में इसलिए मौजूद है कि वहाँ से हमारी रॉयल ट्रेल का प्रोजेक्ट बना और वहाँ से लोग, हमारे टूरिस्ट आते जाते हैं, और इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड ब्रिंगिंग द टूरिज्म बैक टू वॉल सिटी। सो उसी लाइंस के ऊपर हम लोगों ने अब एक अभी रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया है जो कि टकसाली का है। अच्छा। जिसकी रिहेबिलिटेशन ऑफ टकसाली एरिया है सारा, उसके अंदर अली पार्क का एरिया भी शामिल है, टकसाली के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। ये हमारा फंडेड होगा थ्रू द फ्रेंच फाइनेंसिंग। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है भाटी के इनसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके साथ साथ जो सीएम साहब की इंस्ट्रक्शन आई कि जी जो ओरिजिनल गेट्स सारे थे उनकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि हमारे पास दिस इज़ द वॉल सिटी एरिया एंड दिस इज़ व्हाट वी वुड लाइक टू सॉर्ट इट आउट। सो उस पर उनकी इंस्ट्रक्शन हुई और हमने उसका PC1 तैयार किया। फेज़ 1 में वो तैयार हो रहा है जो कि ऑलरेडी मौजूद है, उसकी रेस्टोरेशन कर ली जाए। ओके। और वो हम सबमिट कल हमारा थ्रू प्रॉपर चैनल चला जाएगा, थ्रू लोकल गवर्नमेंट एंड द फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड। हम फिर उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड फेज़ में जो मिसिंग गेट्स हैं उसकी एविडेंसेस, उसकी हिस्टोरिक रूट्स के, उसका डिज़ाइन क्या था, क्योंकि रिसर्च वर्क उसमें इन्वॉल्व है। जो क्लोजेस्ट पॉसिबल डिज़ाइंस होंगे अच्छा। उसके हिसाब से, या जो एविडेंसेस मौजूद होंगे उसकी बेसिस पे वो चीज़ें बिल्ट होंगी, ज़ाहिर उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाएगा। सो उसके ऊपर भी वॉर फुटिंग पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो सो दैट द वर्क कैन बी कम्प्लीटेड और उस पर एग्जीक्यूशन कैन स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 months।
तो नेक्स्ट 2 मंथ्स का टारगेट रखा गया है कि एग्जीक्यूशन होगी या जो रिसर्च वर्क है वो मुकम्मल होगा? रिसर्च वर्क और साथ साथ जो पेपर वर्क है वो मुकम्मल किया जाए, 2 महीने के बाद काम शुरू हो। अच्छा। लेकिन ये जो काम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गेट्स हैं, जिसमें लोहारी है, जिसमें कश्मीरी है, भाटी गेट है, और फिर आपका ये आपका मस्ती ये जो गेट है आपका दिल्ली गेट, इन सारों पे काम जो है ना, और रोशनाई पे, इस पे हम मे बी इन 15-20 डेज काम स्टार्ट हो जाएगा मेरा। अच्छा, सही। सो parallelly these works will be carried out so that work can be completed and we can say कि जी आने वाले दिनों में आपको एटलीस्ट कह सकेंगे जी ये गेट्स मौजूद हैं। क्या बात। इसमें एक और उन्होंने असाइन किया तो कमिश्नर लाहौर के जी आप इसके साथ साथ जितनी इंक्रोचमेंट्स हैं ना इन गेट्स के एरियाज़ में, उसको भी क्लियर किया जाए। अच्छा। आई थिंक दैट इज़ बहुत ऐसा इकदाम है, क्योंकि जब तक आप उसके सामने से बनी हुई चीज़ों को हटाएंगे नहीं, गेट की असल वैल्यू सामने नहीं आएगी। जैसे लोहारी गेट के सामने इस वक्त आप जाएं तो दुकानें बनी हुई हैं, सो अनटिल अनलेस दे आर नॉट रिमूव्ड you cannot get the whole। कैसे इस चीज़ को किया जाएगा? वो आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन वेज टू डू इट, और अगर उनको अल्टरनेटिव जगह देनी है, क्या करना है, जो इलीगल बैठे हुए तो ज़ाहिर है वो खोखे हैं, उनको हटा, मतलब दे शुड बी रिमूव्ड इजीली। सो इसी तरह भाटी गेट के अंदर थाना बना हुआ है, वो नया थाना बन चुका हुआ है, तो आई थिंक इट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड कि वो भी वहाँ से शिफ्ट करके नहीं अपनी प्रेमिसेस में चले जाएं और वो जगह खाली हो जाए, ताकि भाटी गेट भी जो है ना वो प्रॉपर्ली हम रिस्टोर कर लें। वो फिर टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा, हम बाहर पार्किंग भी बना देंगे उसमें, सो आप जाएं आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह भी मिल जाए और आप इजीली से मूव कर सकें। हमारी इस वक्त जो कोशिश है वो ये है कि एक तो ये कनेक्टिंग थ्रू द गेट्स हो जाएगा, सेकेंडली इफ़ यू लुक इन होल ट्रेल कि आप भाटी में पार्क करते हैं तो यहाँ से टूरिस्ट ट्रेल चलेगी, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस मौजूद हैं, इलामा इकबाल हाउसेस, इलामा इकबाल का वो थड़ा जहाँ बैठ के शायरी किया करते थे। पहला जो इस इलाके का पाकिस्तान में जो मैगजीन निकला अल-मखज़न, वो भी यहाँ पर है। फिर रफ़ी साहब का घर भी यहाँ पे मौजूद है। आगे इन सबको भी रिस्टोर किया जाएगा? ये सारे घरों को हम रिस्टोर करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे आप चले जाएं, नक्श स्कूल है, फिर आपके उनका हवेली आ जाती है, मुबारक हवेली आ जाती है, फिर आप आगे फ़कीर सैफुद्दीन म्यूज़ियम आ जाता है, एंड यू कैरी ऑन दिस होल ट्रेल। और आगे जाके फिर आप वो फूड एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे लाहौरी कहता है ओह उन खानो दिल चाहता है, तो जनाब वो फजा पायस शुरू हो जाए राइट अप टू फूड स्ट्रीट, तो वो एक एक्सटेंडेड फूड स्ट्रीट बन जाएगी। सही। सो द ट्रेल टूरिस्ट आएँ तो उनको तमाम चीज़ें मिले, हिस्ट्री भी मिले और कोहम हो तो वहाँ भी मिल जाए उनके लिए। एंड देन यू सी जो टेक्सटाइल का एरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया में जाएं आप, गिटार शॉप्स हैं, सतार की दुकानें हैं, उनको बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले किया होता है। हमारे ये जो यहाँ पे लोग आर्टिजन्स हैं वो बेचारे कहीं छुपे हुए बैठे हुए हैं, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दम बैक, ताकि वो वहाँ पे तबला हो गया, सतार हो गया, गिटार हो गया, रिपेयर्स की कामों को हम उनको प्रमोट करें, ताकि वी शुड गिव अ सोशो इकोनॉमिक रीजनरेशन टू द एरिया, उनकी जॉब्स को क्रिएशन में आ जाए, ताकि वो लोग अपने पुराने आर्ट में वापस आएँ, और उसमें आज सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, तो क्यों उनको हम लोगों ने छुपा दिया? भाई बाहर आए, उनको हम निकालेंगे, एंड इट विल बी डिस्प्ले टू जनरल पब्लिक एज वेल कि ये कितना नस्तलीक काम है, इतना आसान काम नहीं है। तारों को खींच के उसकी स्टार को उसमें से फिर उसी की आवाज़ के साथ आप महसूस होते हैं हम लोग। क्या बात। ठीक है, सो ये एक हमारा वॉल्ड सिटी का हिस्सा है। वी हैव टू वर्क ऑन दीज लाइन्स। सो आई थिंक द एफर्ट to rebuild the gates and the works carried out inside with the help of World Bank, with the help of Government of Punjab, and with the help of French agencies. I think we are all working together to safeguard our heritage. मतलब ये 3 लोग हैं जो आपको फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करेंगे, जी बिल्कुल, फंडिंग करेंगे, जो फ्रेंच एजेंसीज हैं, और देन हमारे जो वर्ल्ड बैंक है और इंतजामिया जो है हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी पंजाब गवर्नमेंट, ये फाइनेंसिंग जो है ये इनकी तरफ से होगी, और देन इसके ऊपर काम हो जाएगा। लेकिन सर हम गेट्स पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन गेट्स के अंदर जो गलियां हैं, जो घर हैं, क्या उन्हें भी रिस्टोर किया जाएगा? गलियां बहुत तंग हैं, क्या उनके हवाले से भी कोई प्लान आउट किया गया है? हमारी एक सकाफत का हिस्सा है कि वो तंग गलियां, लोगों के दिल तंग नहीं थे, दे वर लुकिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, द हार्ट्स वर क्लोज टू ईच अदर। आज भी आप चले जाए ना, जो मैं इसको जो वहाँ पर रहते हैं अभी, वो भी ऐसे ही है, ऐसे लोग हैं कि वो कभी घरों को ताले नहीं लगाते जी। वो आमने सामने घर में बैठे होंगे और दरवाजे खुले थे, एक दूसरे से बातचीत भी चल रही होती है। यू सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वॉल्ड सिटी कि आपको हम मॉडर्न एरियाज में चले गए, वहाँ पे आप किसी के 7 हालों का नहीं पता होता कौन रहता है। ठीक है, कोई मर्ग होगी, कोई खुशी है, या कोई वजह होगी, पता नहीं गाड़ियाँ खड़ी हैं,
बट हेयर पीपल 4 महल्ले Knows इधर 4 each and महल्ले उधर, एक एक की खबर होती है, एक एक के बच्चे के ऊपर नजर होती है कि इसका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। तो आई थिंक वो जो नेबरहुड वॉच सिस्टम है ना, जो हमारा हिस्टोरिकल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम गलियाँ चौड़ी नहीं करेंगे, अच्छा, क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल है। ठीक है। कोई ओरिजिनल चीज़ हम उसको ख़राब नहीं होने देंगे। हाँ, ये ज़रूर करेंगे कि उनकी लिवेबिलिटी कंडीशंस को बेहतर कर देंगे। वो क्या होगा, अभी ओपन नालियाँ हैं, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। वो व्हील टेक, जैसे वर्ल्ड आपने देखा होगा गली सुरजन सिंह जो है। वो बिल्कुल उस मॉडल के ऊपर तमाम आपके पानी के पाइप्स अंडरग्राउंड, ओके, आपकी तमाम नालियाँ अंदर अंडरग्राउंड, है। आपका स्ट्रॉन्ग वाटर पानी का अलग हो जाएगा। वो सीवरेज और वो दो अलग अलग कर देंगे ताकि पानी ख़राब ना हो रहा हो। ओके, वो उसको रिचार्ज ज़मीन में करेंगे। जी। फिर हम लोग ऑप्टिक फाइबर सिस्टम्स डाल रहे होंगे वहाँ पे, जो कहीं और नहीं है। तमाम तारें अंडरग्राउंड चली अंडरग्राउंड हो जाएंगी, जाएगी, जो आपका वाह। फेज 6, फेज 7, फेज 8 में DHA में आपको यहाँ पे मिल रहा आप है। गली सुरजन सिंह की चले जाएं तो वो इतनी खूबसूरत बिल्कुल। लगती है, वहाँ पे कोई आपको मेस्ड अप चीजें नहीं लगती, Exactly. आपको बिजली की तारें लटकी हुई नहीं नजर आती हैं, आपको नालियां नजर नहीं आती हैं। एग्जैक्टली। सो ये वो मॉडल है जो हम रोल कर रहे हैं टू एवरी पार्ट, जहाँ जहाँ पे फंड्स अवेलेबल होते जाएंगे। अच्छा। वी आर रोलिंग दिस मॉडल टू ऑल दैट कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड सिटी। सो आई थिंक इससे क्या हो रहा है कि जो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं वो इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको, मैं कई लोगों से मिला हूँ, वो ये अच्छा। कहते हैं कि जी अब हमारे रिश्तेदार भी हमें कहते हैं यार थोड़े वाल असी आना खाना खाना से आना है। तो पहले तो साढ़े वाल फ़ोन ही करते सी, तो अब वो कहते हैं थोड़े को आके बैठना, फलानी जगह भी जाना, फलानी जगह भी। बात क्या है, उसकी वजह ये है कि नाउ देयर इज एनवायरनमेंट एंड पीपल वुड लाइक टू कम एंड सी एंड विजिट दैट एनवायरनमेंट। आपको वॉल सिटी के अंदर इतना कुछ है देखने के लिए, मैं समझता हूँ एक दिन भी कम है। बेशक। जैसे आप लाहौर के अंदर भाटी का एरिया पूरा घूमना शुरू कर दें, देयर टू मच टू सी, टक्साली टू मच टू सी। लाइकवाइज आप अंदर मोनूमेंट्स जो से हैं, आप वहाँ पे सुनहरी मस्जिद है, वो आपका कश्मीरी की साइड पे महमूद याज है। फिर आपको ये लोहारी के अंदर चले जाएं, बेपनाह हवेलियाँ हैं, बेपनाह आपके चौक्स हैं जिसके अंदर चौक झंडा ये वो। सो आई थिंक इट इज़ इंटरलिंकिंग एंड कनेक्टिंग ऑल दीज एरियाज विद ईच अदर एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। आप देखें इटली में, फ्रांस में जो उनके हिस्टोरिकल एरियाज़ हैं, दे आर मिंटिंग मनी फ्रॉम द टूरिज्म जस्ट बिकॉज। अच्छा, उन्हीं लोगों का जहाँ पे वहाँ पे कारोबार होता था, पहले कुछ और होता था, वंस द टूरिज्म हैज बीन इंडक्टेड इन, वो चेंज उसमें आ गई। इट इज़ मोर क्लीनर, इवॉल्व कर लिया ना उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ साथ, हम लोग नहीं कर पाते हैं वो। लेकिन आई थिंक इन द एरिया ऑफ दिस दिल्ली गेट, पीपल हैव चेंज, दे हैव ब्रॉट इन बेटर एनवायरनमेंट सो दैट लोग जो आए वहाँ से वो परचेजिंग भी वहाँ पे करते हैं और उनको एक बेहतर मौका मिलता है। यू सी, आई मीन आई हैव सीन सो मेनी पीपल, मिला भी हूँ, वो दे आर एरियन पॉश एरियाज, गुलबर्ग DHS में रहते हैं, वो आके अब शॉपिंग का उनका बन गया है, हमने कपड़े यहीं से खरीदने हैं। अच्छा, इट्स लेस देन हाफ द प्राइस यू गेट इट फ्रॉम हियर। जी, ये सही है। हाँ। सो ये वो चीज़ें हैं जिसका मतलब क्या है कि वॉल सिटी के लोगों को, बिजनेसमैन को एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही हैं फॉर द बिजनेसेस। एज सून एज यू प्रोवाइड द बेटर एनवायरनमेंट, द पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन। और जब भी सर से बात करती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि लाहौर शहर में कितनी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की, और बहुत से ऐसे लाहौरी हैं जो पैदा भी यहीं पे हुए। मैं तो पैदा नहीं यहाँ पे हुई, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें जो देखने वाली हैं, और बहुत से लाहौरी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा। आप सही कह रहे हैं। ये बात ये है कि लाहौर इटसेल्फ इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कल्चर। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कल्चर्स बोथ। हम तो अभी टेंजिबल की बातें कर रहे हैं, जो इनटेंजिबल है हमारी वो कितनी होंगी? वो हर मोहल्ले के अलग है। सो हमें जब तक प्रमोट करें, आप देखें हमारे किसी ज़माने में रंग महल जो होता था मशहूर होता था, आपके लिए इसके लिए चूड़ियाँ बनती थी जी, कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर होता था। इट्स फेडिंग आउट, सो वी हैव टू ब्रिंग दीज थिंग्स। परांदे बनते थे, बड़े कलरफुल परांदे होते थे, नाले होते थे, बड़े खूबसूरत होते थे, लोग वहाँ पे जाया जाता था। ये वो चीज़ें हैं जिसको हमारी कोशिश है। हाँ। अब किसी ज़माने में वो पांडे वाला बाजार हुआ हाँ, करता था, exactly। है ज़रूर, अब स्टेनलेस स्टील ने ले लिया। पहले वो क्या तांबे के, कॉपर के बर्तन मिला करते थे यार, एंड यूज्ड टू हैव अ डिफरेंट कार्ट इन इट। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता 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 वापस लाएं। एक जनरेशन हैज़ फॉरगॉटन इट। सारी दुनिया में इन चीज़ों को लाइव, आपको शायद आपने वो देखा भी नहीं होगा, आपने कभी देखा था बर्तनों को कली किया जाता था? नहीं, आप वाकफ भी नहीं है। यस, ये एक आर्ट होता था। अच्छा। वो साइकिल पे लोग बैठे होते थे, आपके तो तांबे के बर्तन होते थे, हाँ। उसको हीट अप करके साफ किया जाता, उसके ऊपर हल्की सी सिल्वर फेंक के थे, एंड देन शाइन अप लाइक एनीथिंग। वाओ।
और उसमें कुक किया करते थे। हमारे बुजुर्ग होते थे वो कहते नहीं कली करा के लाया बदकलई है नहीं पकाना सिखाना। जैसे उससे पहले आपकी कच्ची हांडियाँ होती हाँ थी, जी। फिर ये तांबे के ये आ गए जिसको कलई कहते थे, कहते हैं बदकलई खाना ना पकाना ख़राब हो जाएगा। सो आई थिंक द आर्ट वो जो है ना वो आज भी कलई की हांडियों में देखें आपको, इट हैज़ अ ब्यूटी इन इट। और अब वो हमें मतलब जो न्यू जनरेशन उन्हें नहीं पता, तो इसको दोबारा से रीस्टोर किया जा रहा है अपने कल्चर को, अपने विरसे को, ताकि हम जैसे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है, उन्हें पता चले कि हमारी जो रूट्स हैं वो कहाँ से चलती है। अच्छा, ये सर सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें क्या क्या मुश्किलात का सामना, बहुत से एडवांटेजेस तो होते हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी आते होंगे, बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता हो, तो क्या हर्डल्स आती हैं? देखें दो चीज़ें हैं, आप इफ़ यू आर वर्किंग इन द राइट लाइन तो फिर मुश्किल्स को मेरे ख्याल में यू हैव टू बेयर विद इट। पहली बात तो ये सबसे जो मुश्किल काम आता है ना वो ये है कि लोगों की अवेयरनेस करना। हम जब कहते हैं कि हम आपके घर का ये काम ऐसे करें, पहले तो वो घबरा जाते हैं, वो डरते हैं कि ये तो नहीं कि कल को गवर्नमेंट हमसे ले जाएगी घर। सो हमें उनको ये अवेयरनेस देने की भाई हम यहाँ पे आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए आए हैं। उनको ये अवेयरनेस लाना, फिर उसके बाद ये होता है कि उनके साथ ये पॉइंट पे लाना, क्योंकि फिर कई उनमें से ऐसे लोग भी निकल आते हैं जो कहते हैं जनाब आपने उंगली पकड़ाई है, हम हाथ भी बढ़ा दो सामने, यानी कि साढ़ा अंदरों ए भी करो, ए भी करो, ए भी करो। आई थिंक दिस इज़ समवेयर वी हैव टू ड्रॉ लाइंस एंड लेट देम नो कि जनाब हम आपके लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, ये आप करें, हम आपको टेक्निकल एडवाइस ज़रूर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एडवाइस देंगे और आपको हेल्प करेंगे ये चीज़ें करके देते हैं। सो ये थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना आपको उनकी डेवलपमेंट करनी पड़ती, माइंड सेट कराना पड़ता है, तो उसके बाद फिर काम। और दूसरी बात ये है कि जब ये कंस्ट्रक्शन फेज़ चल रहा होता है लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी कर दें, जल्दी नहीं हो सकता। कंजर्वेशन का काम, पहली बात तो ये काम स्लो होता है। दूसरी बात ये है ओपन साइट हो, कहीं ब्रिज बन रहा हो, कहीं सड़क बन रही हो, आपके साइट पे प्लॉट पड़ा होता है और आप वहाँ पे धड़ाधड़ मटीरियल ला के फेंक लेते हैं और काम कर लेते हैं, मशीनें बड़ी बड़ी ला के काम कर लेते हैं, यहाँ तो मशीन भी नहीं जाती अंदर। ऐसे ही ट्रू, एवरीथिंग हैज़ टू बी मैनुअल। उस मैनुअल काम को करना, जहाँ पे बाहर आपका 1000 फुट काम होना है ना, वहाँ पे 100 फुट काम भी हो जाए तो बड़ी बात होती है। सो दैट इज़ द डिफ़िकल्टी टू वर्क इनसाइड द वॉल सिटी। एंड सेकेंडली इट्स अ प्लेस वेयर पीपल आर लिविंग। सो आपको लिविंग के अंदर काम करना आप अपने घर में आज काम शुरू करवाएं, ठीक है, टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। सो आप ये अंदाज़ा करें कि 10-15 घर इधर, 10-15 उधर, 10-15 उधर, हम एट ए टाइम कोई 40 घरों पे काम हो रहा हो तो हम ऑफिसर्स के लिए कितनी टेंशन होगी। सो वी हैव टू कीप एवरीबॉडी काम डाउन, गेट द वर्क डन एंड मेक देम हैप्पी। सो दीज आर द डिफिकल्टीज दैट वी फेस, बट यस अल्हम्दुलिल्लाह वी डोंट वांट टू, कहते हैं ना पीछे दौड़ना नहीं, आगे चलना है, बिकॉज इट इज़ आवर कल्चर एंड वी हैव टू रिस्टोर इट। तो कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, कब तक हमें नया जो 12 गेटों का शहर है वो मिल जाएगा? देखें गेट्स और ये चीज़ें तकरीबन ये तो गेट्स तो कम से कम आपको जैसे मैं बताया 2 महीने के अंदर इसकी स्टडीज़ वो सारी हो जाएंगी, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाने में 6 से 8 महीने वो लग जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर मिड में आपके पास ये चीज़ें खड़ी होंगी, बट बुनियादें और ये काम रख दी जाएगी और काम हो रहा होगा। एंड द क्रेडिट गोज़ टू ऑल दोज ब्रेन्स दोज हु आर आस्किंग फॉर दीज थिंग्स कि ये होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक अरसे से ये ख्वाहिश थी कि होना चाहिए, वो आई थिंक इट इज़ कमिंग ट्रू नाउ। और एक और मैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इसमें जैसे आपने शुरू में जिक्र किया ना कि हमारी बहुत सी जनरेशन जो सी है, इवन जो लाहौर की भी है ना, उनको भी नहीं पता बहुत, उनको ये भी नहीं पता कि एक जो दरवाज़ा था उस दरवाज़ा नहीं था, वो मोरी थी, वो किस काम आती थी। यू नो लाइक द स्टाफ यूज्ड टू, जो सुबह सवेरे गेट्स रात को बंद हो जाते थे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, एंड द स्टाफ जो उसकी अपकीप का स्टाफ होता था उस गेट से खोला जाता था, वहाँ से वो सुबह सवेरे फजर से पहले आते सफाई करके निकलते होते थे। सो दीज अब तो वो इंक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं और वो आहिस्ता सा खत्म हो रहा है। कोई नहीं, हमें दोबारा से नजर आएंगी वो चीज़ें, दोबारा से इवॉल्व होती हुई, रिस्टोर होती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। और हम दोबारा से जब अपना जो तारीखी मनाजर है या जो हमारे जो विरसे हैं उसको हम दोबारा से इंजॉय कर पाएंगे। हमारे साथ नजमुल साकिब साहब मौजूद थे। नजम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और वॉल सिटी के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, न्यू प्रोजेक्ट्स कौन से होने वाले हैं जिस पर काम किया जा रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।